Good morning everyone. Welcome to Civil Daily Platform. This is 26th lecture in the series of hydraulics. In last 25 lectures we have discussed about open channel flow, pipe flow and we were going with fluid machines. और अगर फ्लूइड मशीन्स की बात करें तो लास्ट 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने फ्लूइड मशीन में टाइप्स ऑफ पंप्स, रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसके बाद टाइप्स ऑफ टर्बाइन, व्हाट इज़ टर्बाइन, टाइप्स ऑफ टर्बाइन और इसके साथ साथ हम लोगों ने डायग्राम ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में अभी तक डिस्कस कर ली। और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं शुरू करूं तो उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप जो अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है और रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन को अगर आपने अभी तक टाइप्स ऑफ पंप्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप क्या करो ना, टाइप्स ऑफ पंप्स का जो वीडियो है ऊपर के आई बटन पे आप क्लिक करो, वहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ पंप्स का वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लो, आपको वहाँ से ऑलमोस्ट आइडिया हो जाएगा और उसके आगे की जो चीज़ है वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ पंप क्या होता है तो आपको पहले से मालूम है, पंप मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या हाइड्रोलिक एनर्जी जो होता है उसको हम लोग प्रेशर एनर्जी भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप का मतलब ये होगा कि इफ़ द मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड मशीन इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप। उस तरह के मशीन को या उस तरह के पंप को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलेंगे, जहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आपको मैकेनिकल एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए जो आपको कन्वर्जन होता है वो थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक रोटेशन जो है प्रोवाइड करता है फ्लूइड पार्टिकल को और उसी से प्रेशर जनरेट होता है। अगर मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके समझाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, चीज़ें आसान हो जाती है जब आप ड्रॉ करके किसी चीज़ को देख लेते हो। मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करूँ तो इसी तरीके से एक आपको जो है, मैं एक टरबाइन की बात कर रहा हूँ बेसिकली, और टरबाइन के लिए यहाँ पे मैं एक इम्पेलर की बात कर रहा हूँ, ये आई ऑफ द इम्पेलर हो गया। अगर मैं बात करता हूँ कि फ्लूइड इस डायरेक्शन से आ रहा है, मैं इसको मान लेता हूँ सक्शन साइड, फ्लूइड इंटर कर रहा है इस तरफ से, और मैं बोलूँ तो फ्लूइड इस तरफ से बाहर निकल रहा है, इस पाइप से फ्लूइड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फ्लूइड बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे ये टरबाइन क्या करता है, यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे आपको इम्पेलर में क्या देखने के लिए मिलता है कि ये इम्पेलर रोटेट कर रहा है और इस इम्पेलर के रोटेशन से यहाँ पे जो इम्पेलर रोटेट कर रहा है तो जो भी फ्लूइड पार्टिकल अंदर आता है वो फ्लूइड पार्टिकल में क्या होता है, वो फ्लूइड पार्टिकल भी इस इम्पेलर के साथ रोटेट करने लगता है इस डायरेक्शन में। और चूंकि आप जानते हो कि यहाँ पे जब कोई भी पार्टिकल रोटेट करता है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी एक पत्थर का टुकड़ा अगर मैं मान लूँ, ये पत्थर के टुकड़े को अगर ऐसा करके घुमाया जाएगा ना तो इस पत्थर के टुकड़े में ना दो टाइप की अलग अलग फोर्स इसके ऊपर वर्क करने वाले होते हैं। एक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स जो लगता है या एक टेंशन जो लगता है वो इस वायर में लगता है। ओके, तो मैं ये वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ, इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इस रोटेशन से जब आपको पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल क्या होता है, रोटेशन में आ जाता है, यहाँ पे रोटेट करना शुरू कर दे रहा है। तो इस रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से यहाँ पे एक फोर्स लगता है, ऑलवेज अ फोर्स विल वर्क इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ऐसा करके एक फोर्स लगेगा और यही फोर्स इसको एक प्रेशर प्रोवाइड करता है, प्रेशर एनर्जी बनाता है। कैसे? क्योंकि आप जानते हो कि टोटल एनर्जी का समेशन क्या होता है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस हेड। तो यहाँ तो हेड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे रोटेशन के चलते एक वेलोसिटी आ रहा है और उस वेलोसिटी को अगर आप लिखोगे v²/2g तो यहाँ पे v²/2g के बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाता है। और यही काइनेटिक एनर्जी बाद में लेटर ऑन जब यहाँ पे इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होने के बाद ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है और इसी के अकॉर्डिंग होता है। मैंने आपको जस्ट डायग्राम में समझा दिया, अभी आगे और भी डायग्राम से आप देखोगे तो और अच्छे से चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए मैं बात करता हूँ
इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। उससे पहले आपके पास एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी सेम इमेज यूज़ किया था, सेम पिक्चर था, तो आपको यहाँ पे देख के बहुत सारा चीज़ समझ में आने वाला है। पहला तो आप यहाँ जो देख रहे हो ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक रोटेशन प्रोवाइड करना। रोटेशन पंप के अंदर क्या करना है? इम्पेलर को रोटेट करवाना। और यहाँ पे ये क्या होता है? शाफ्ट के थ्रू जुड़ा अटैच होता है ये इलेक्ट्रिक मोटर आपको इस पर्टिकुलर इम्पेलर के साथ। और आप यहाँ पे शाफ्ट की बात करोगे ना, तो शाफ्ट और ये इम्पेलर को जो कनेक्ट करता है इसको हम शाफ्ट स्टीव बोलते हैं। और यहाँ पे जो शाफ्ट स्टीव के बाद आपको जो रॉड का टुकड़ा होता है, रॉड जो कनेक्टेड रॉड होता है, कनेक्टिंग रॉड, उसको हम लोग ड्राइविंग शाफ्ट बोलते हैं। और यहाँ पे आपको हो गया डिलीवरी पाइप, यहाँ पे हो गया सक्शन पाइप। इसका मतलब ये है कि फ्लूइड यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ पे रोटेशन होने के चलते क्या हो रहा है, उसमें एक एनर्जी आ जा रहा है, उस एनर्जी से वो क्या हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी से वो यहाँ से बाहर हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको डिलीवरी पाइप हो गया, यहाँ पे हो गया आपको सक्शन पाइप। दिस वन इज़ नोन एज इम्पेलर। और ये पूरा का पूरा पोर्शन जहाँ पे आपको ये इम्पेलर रोटेट करता है, इनपुट से वाटर आने के बाद आउटपुट आपको डिलीवरी मिलती है, तो ये ना पैक्ड होता है। और इस पैक्ड पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? केसिंग बोलते हैं ना। केसिंग का भी अलग अलग टाइप है, इम्पेलर का भी अलग अलग टाइप है, तो उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो ये आपके स्क्रीन पे है। मैंने अभी जो आपको ड्रॉ करके बताया ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होंगी। चलिए मैं एक बार फिर से इसको यहाँ पे पढ़ता हूँ ताकि और जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाए। क्या है? द सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट्स एज अ रिवर्स ऑफ एन इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। अब आप क्या जानते हो? यहाँ पे लाइन लिखा है, मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ और आपको उसका मतलब बताता हूँ। बोला गया सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है ना, वो इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन की तरह काम करता है। अब फ्लो रिएक्शन टर्बाइन जो है ना, वो दो तरीके का होता है। पहले आपने जब टर्बाइन पढ़ा था तो वहाँ पे आपने देखा था दो तरह का टर्बाइन था। एक हम लोगों ने इम्पल्स टर्बाइन पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने रिएक्शन टर्बाइन पढ़ा था। इम्पल्स टर्बाइन क्या हो रहा था? इम्पल्स टर्बाइन हम लोग उस टर्बाइन को बोल रहे थे कि जहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या होता है ना, टर्बाइन में जो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी से उसको रोटेट कराया गया था, जैसे कि पेल्टॉन व्हील। मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ और आप इस वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे मैंने टर्बाइन पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ पे उसको देखोगे तो टर्बाइन आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मैं जस्ट उसी चीज़ को यहाँ फिर से यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये बताया कि वो क्या, उस तरह के टर्बाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस तरह के टर्बाइन को हम लोग इम्पल्स टर्बाइन बोलते हैं। यहाँ काइनेटिक एनर्जी के थ्रू टर्बाइन का रोटेशन होता है। अब आप बोलोगे टर्बाइन का काम क्या होता है? टर्बाइन का काम होता है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और पंप का काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे ये जो पंप है ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये किसका इन्वर्स है, किसका उल्टा है? रिएक्शन टर्बाइन के उल्टा है। कौन सा टाइप का रिएक्शन टर्बाइन? इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन। इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन कैसा होता है? आपको इस तरीके से टर्बाइन दिया हुआ है। चलिए मैं एक टर्बाइन बनाता हूँ। चलिए मैं इस तरीके से एक टर्बाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं इनवर्ड रेडियल टर्बाइन बोलूँ ना, तो आप ये समझोगे कि अगर फ्लूइड को ना इस तरीके से, इस डायरेक्शन से एंटर किया जा रहा है, इस डायरेक्शन से एंटर किया जा रहा है, तो इसका जो आउटकम होगा ना, ये जो बाहर आएगा फ्लूइड, ये राउंड होते हुए, घूमते हुए इधर से घूमते हुए इस तरीके से इसके सेंटर से निकल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्ड रेडियल। और ये रिएक्शन टर्बाइन इसलिए चूँकि इसमें वाटर इन्वॉल्व है ना, वाटर इन्वॉल्व हो रहा है। और आप क्या जानते हो? इम्पल्स टर्बाइन में वाटर इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब कि वाटर का कोई वर्क नहीं होता। वाटर जस्ट आपको टर्बाइन को रोटेट करके निकल जाता है। मतलब टर्बाइन के जो आपका ब्लेड है ना, सिर्फ उसी पे वाटर आपको स्ट्राइक करता है। लेकिन रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है? रिएक्शन टर्बाइन में ये रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि पूरे के पूरे टर्बाइन सिस्टम में वाटर रोटेट करता है, वाटर विथ टर्बाइन रोटेट करता है। यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस है दोनों टाइप के टर्बाइन के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया? आपको ये बताया गया सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसा काम करता है? इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन की तरह। दिस मीन्स that the flow in centrifugal pump is in radial outward direction। इसका मतलब कि पंप में कैसा फ्लो होता है? रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ऑब्वियसली अगर आप इसको देखना चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ।
आप यहाँ पे देखोगे वाटर यहाँ से एंटर कर रहा है, ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, और रोटेट होते हुए आपको बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटवर्ड रेडियल सिस्टम हो रहा है, मतलब सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है, साथ ही साथ इसका क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ते जा रहा है ना। तो आउटवर्ड रेडियल फॉर्म में, रेडियल डायरेक्शन में फ्लूइड बाहर आता है इस तरह के फॉर्म में। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। अब ये फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है, फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो हम लोग वैसे एक सिस्टम को बोलते हैं, आप इसको अगर समझोगे तो जहाँ पे हम लोग थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोर्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लो को कैरी ऑन करवाते हैं। या आप बोलोगे ना टर्बाइन में, रिएक्शन टर्बाइन में भी फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो ही काम करता है, यही कंसेप्ट काम करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है which means when a certain mass of liquid is rotated by an external torque, the rise in pressure head of the rotating liquid takes place। इसका मतलब ये है, फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी फ्लूइड को रोटेट कराया जाता है ना, किसी टॉर्क से रोटेट कराया जाता है, तो ड्यू टू दैट रोटेशन व्हाट हैपेंस कि आपको जो फ्लूइड है ना उसमें एक प्रेशर एनर्जी जनरेट हो जाता है, प्रेशर हेड जनरेट होता है, बेसिकली काइनेटिक हेड जनरेट होता है। और बाद में वो काइनेटिक हेड को क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रेशर हेड में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा करके। ओके, तो अब हम लोग बात करें, द राइज ऑफ प्रेशर हेड एट एनी पॉइंट ऑफ द रोटेटिंग लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। अब ये प्रेशर कितना जनरेट होगा, तो प्रेशर जनरेट होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/2g। प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, v²/2g के, मतलब वेलोसिटी जितना ज़्यादा प्रेशर भी उतना ज़्यादा। और अगर मैं आपको ये बताऊं, चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग और क्लियर कर लेते हैं, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ देख रहे हो कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v²/2g, आपने ये देख लिया। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो v = क्या होगा, रोटेशनल वेलोसिटी है ना, तो ओमेगा r हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो, और r यहाँ पे क्या है, रेडियस है, किसका रेडियस है, इम्पेलर का रेडियस है। इसका मतलब ये कि अगर आपके पंप का इम्पेलर जितना बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा आपको हेड मिलने वाला है, समझ आया। चलिए, ये इम्पेलर होता है ना इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ का रेडियस r है, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसीलिए अगर आपको ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इम्पेलर का जो रेडियस है उसको इंक्रीज़ करना होगा, समझ रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, और आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं। Thus at the outlet of the impeller where the radius is more, rise of pressure head will be more। चलिए, ये चीज़ तो अभी मैंने बताया आपको। और the liquid will be discharged at the outlet with high pressure head। Due to this high pressure head, liquid can be lifted to high level। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया बेसिक प्रिंसिपल के बारे में, जिसके ऊपर आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है। और अगर मैं आपको बात करूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप के डायग्राम के बारे में, तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से फ्लूइड आपको एंटर होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर में इम्पेलर के रोटेशन से यहाँ पे फ्लूइड का रोटेशन हो रहा है, और इस रोटेशन से ये आपको यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में चला जा रहा है। और आप बोलोगे ना सबसे चीप, सबसे रफ एंड टफ कौन सा पंप होता है, तो आप इतना जान लो, सेंट्रीफ्यूगल पंप। आप अपने घर में जनरली जो पंप यूज़ करते हो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है। और अगर मैं बोलूँ बेसिक डिफरेंस क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप के में और आपके रेसिप्रोकेटिंग पंप में या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में, तो आप इतना जानो, जहाँ पे हम लोगों को कांस्टेंट प्रेशर की ज़रूरत होती है, या मैं बोलूँ कांस्टेंट डिस्चार्ज की ज़रूरत होती है, वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोगों को डिस्चार्ज कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए, वहाँ पे हम लोगों को ये सेंट्रीफ्यूगल का यूज़ किया जा सकता है। चूँकि सेंट्रीफ्यूगल में कहीं ना कहीं रोटेशन के स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पंप से क्या डिस्चार्ज मिलने वाला है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक्चुअली अगर आप पिस्टन पे की बात करोगे तो पिस्टन पे ही डिपेंड करता है कि डिस्चार्ज क्या मिलने वाला है। लेकिन और एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो डिस्चार्ज मिलता है वो ग्रेजुअल डिस्चार्ज होता है, मतलब कि रेगुलर मिलेगा आपको। लेकिन वहाँ पे क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग में, रेसिप्रोकेटिंग आप देखोगे, मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको डिस्चार्ज रेगुलर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपके लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए एक डायग्राम है। और अगर मैं बात करूँ इसके अलग अलग पार्ट के बारे में, तो इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप,
विद अ फूड वाल्व एट एंड स्टेनर, और उसके बाद डिलीवरी पाइप। तो अगर मैं इम्पेलर की बात करूँ कितने टाइप का होता है, तो आपके स्क्रीन पे है ओपन इम्पेलर है, सेमी ओपन इम्पेलर है, इनक्लोज्ड इम्पेलर है। अब ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फ्लूइड, आपको किस फ्लूइड को पिक मतलब आपको लिफ्ट करना है, वाटर को लिफ्ट करना है, सीवेज को लिफ्ट करना है, आपको जो फ्लूइड लिफ्ट करना है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, वो किस टाइप का फ्लूइड है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना इम्पेलर डिसाइड करते हैं कि किस टाइप के इम्पेलर को इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्पेलर बेसिकली आपके पास 3 टाइप का है, और तीनों इम्पेलर आप देख के समझ सकते हो कि किसको मैं ओपन बोल रहा हूँ, किसको मैं सेमी ओपन बोल रहा हूँ, और किसको मैं क्लोज्ड इम्पेलर बोल रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूँ आपको केसिंग के बारे में, तो केसिंग के बारे में मैं कहा था ना कि आपको जो आउटर जो पैकअप है ना, जो आपको मशीन को पैक करके रखता है, टर्बाइन सॉरी आपके इम्पेलर को, आपके वाटर का जो इनलेट सेक्शन है, मतलब सक्शन वाल्व है और डिलीवरी वाल्व है, जिस पोर्शन से पूरा अटैच होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केसिंग बोलते हैं। तो द केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज सिमिलर टू द केसिंग ऑफ रिएक्शन टर्बाइन। ऑब्वियसली एक जैसा होता है। इट इज़ एन एयर टाइट पैसेज सराउंडिंग द इम्पेलर एंड इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर डिस्चार्ज एट द आउटलेट ऑफ द इम्पेलर इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी, है ना। काइनेटिक को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रेशर एनर्जी में, यही केसिंग के अंदर। बिफोर द वाटर लीव्स द केसिंग इट इंटर्स टू द डिलीवरी पाइप। और यहाँ पे केसिंग कितने टाइप की हो जाती है, 3 टाइप की, वॉल्यूट केसिंग, वॉटेक्स केसिंग और केसिंग विद गाइड प्लेट्स। तो अब चलिए मैं तीनों केसिंग के डायग्राम आपको जो है दिखा दूँ। आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट केसिंग में क्या है, वॉल्यूट है, सेकंड में अगर आप बोलोगे तो सेकंड में आपको वॉटेक्स है, और थर्ड में आपको डिफ्यूज़र यानी कि केसिंग विद गाइड प्लेट है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेसिक डिफरेंस क्या है ना, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि यहाँ पे, चलिए मैं ड्रॉ कर लूँ, आप ये बोल सकते हो ना कि यहाँ पे जो आपको रेडियस की वैल्यू है और यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू है दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये कि R1 जो है वो ग्रेटर देन R2 है, कहाँ पे, वॉल्यूट केसिंग में, अगर मैं इसको R2 बोलूँ तो, ठीक है। और अगर मैं वोटेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे केसिंग उस टाइप का नहीं होता है, केसिंग में यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। और अगर मैं डिफ्यूज़र की बात करूँ ना, तो अब यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज या डिलीवरी पाइप होता है, और इसको बाई डिफ्यूज़न क्या कर दिया जाता है, मिड से इसको आपको जो है अपलिफ्ट किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आप डायग्राम भी देख सकते हो, और डायग्राम देखने के बाद आप इस डायग्राम से जज कर सकते हो कि या तो वॉल्यूट केसिंग है, कि वॉटेक्स केसिंग है, कि डिफ्यूज़र है, या फिर जिसको आप बोल सकते हो केसिंग विद गाइड प्लेट है। अगर मैं बात करूं आपको अब डिस्चार्ज पर सेकेंड थ्रू सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ कि मैंने आपको यहाँ पे वर्क डन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं पढ़ाया है ना, कि वर्क डन सेंट्रीफ्यूगल पंप से कितना होता है। और मैं ये इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर मैं आपको वर्क डन की बात करूँ, चूँकि जब आप वर्क डन पढ़ना चाहोगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के वर्क डन के बारे में, तो उससे पहले आपको क्या होगा, वेलोसिटी ट्रायंगल पढ़ना होगा। और ये वेलोसिटी ट्रायंगल इज़ अ पार्ट ऑफ टर्बाइन। टर्बाइन में अगर आप वेलोसिटी ट्रायंगल जो पढ़ते हो ना, वही वेलोसिटी ट्रायंगल आपको यहाँ पे इस्तेमाल में आता है। तो मैं वो टॉपिक पे भी नहीं जा रहा, मैं आपको डायरेक्टली डिस्चार्ज के बारे में बता रहा हूँ। सिलेबस, आफ्टर द सिलेबस वी विल गो विद द टॉपिक विद द पॉइंट व्हाट वी हैव लेफ्ट, उसको मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप डिस्चार्ज पर सेकंड की बात करोगे तो वी ऑलवेज नो डिस्चार्ज पर सेकंड Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। और अगर मैं आपको एरिया बताऊं तो एरिया यहाँ पे कितना है, तो आप एरिया को समझने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप इसको समझ लो। चलिए थोड़ा सा 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझोगे। ये मैं थोड़ा सा 3D टाइप का एक आपको ये बना दिया, आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप बना दिया, और आप ये समझो ना कि इसमें आपकी टरबाइन क्या हो रही है ना, टरबाइन इसके अंदर रोटेट हो रही है। ओके, इस तरीके से टरबाइन इसके अंदर रोटेट हो रही है। तो अब मैं समझ लेता हूँ 1 बाय 1 कि मैंने एरिया कैसे कैलकुलेट किया। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, मुझे कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है। मेरे यहाँ पे ना 2 अलग अलग एरिया आपको मिलने वाला है ना, 2 अलग अलग पॉइंट पर मैं एरिया बेसिकली कैलकुलेट करता हूँ। तो आप अगर इनिशियल कंडीशन में लोगे तो सबसे पहले मैं कौन सा एरिया देखता हूँ, मैं सबसे पहले इनलेट के पास देखता हूँ। तो यहाँ पे इनलेट के पास आपको क्या है,
अगर मैं पाई डी की बात करूँ तो पाई डी क्या हो जाता है, पाई डी आपका इम्पेलर का पेरीमीटर हो जाता है। और इस पेरीमीटर को मैं अगर यहाँ से यहाँ तक के विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूँ, B1 से, ऑब्वियसली है इस पॉइंट के मैं अगर मैं विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपको क्या मिल जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाता है ना। तो यहाँ पे पाई D1 B1 इज इक्वल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड इफ F1 इज इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट पर्टिकुलर पॉइंट 1 और एट इनलेट। सेम अगर मैं डिस्चार्ज दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, दिस इज पाई D2 इंटू B2 इंटू VF2 is the velocity at outlet, B2 is equal to the width of impeller at outlet, and D2 is equal to diameter of impeller at outlet। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ ये सारे चीज़ को, और यहाँ पे डिस्चार्ज के फार्मूला से मैं इस दोनों फार्मूला में से किसी में भी फार्मूला में पुट करके मैं डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ आपको इफ़िशियंसी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स है जो मुझे समझने होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अलग अलग हेड्स के बारे में। तो सबसे पहला हेड है सक्शन हेड। मैं किस हेड को सक्शन हेड बोलता हूँ, मैं उस हेड को सक्शन हेड बोलता हूँ जहाँ पे इसके लिए मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए एक डायग्राम बना लिया जाए। आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में देख के आपको ये आइडिया होगा कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाया और ये सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या कर रहा है। आप देखोगे कि यहाँ ग्राउंड में आपको वाटर अवेलेबल है और इस ग्राउंड से ले करके वाटर को ये कहाँ पहुँचा रहा है, पहले पंप तक, और पंप से फिर ये ऊपर पिक करके यहाँ पे टैंक तक पहुँचा रहा है। तो मैं अलग अलग हेड की बात करूँगा। अगर मैं सक्शन हेड बोलूँ ना, तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि इस सेंटर लाइन से यहाँ तक के जो हेड है उसको हम लोग क्या काउंट करते हैं, सक्शन हेड, यानी कि HS बोलते हैं। ओके, और अगर मैं इसी लाइन से पानी जो ऊपर जा रहा है वहाँ तक के हेड की बात करूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी हेड, यानी कि HD। और अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज स्टैटिक हेड, तो आप ये समझोगे स्टैटिक हेड इज द समेशन ऑफ दिस सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड। अगर मैं आपको बोलूं मैनोमेट्रिक हेड, तो मैनोमेट्रिक हेड को आप ये समझ सकते हो, मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, इट इज़ द हेड अगेंस्ट द सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ टू वर्क। सेंट्रीफ्यूगल पंप को जितने हेड के लिए काम करना है, तो अब आप बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल पंप को कितने हेड के लिए काम करना है, तो आप बोलोगे सर सेंट्रीफ्यूगल पंप को जो है HS के लिए काम करना है, या फिर आप ये बोलोगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को किसके लिए काम करना है, HS प्लस HD के बराबर काम करना है, यही चीज़ आप बोलोगे। बट मैं बोलूँगा ये दोनों के लिए सिर्फ काम नहीं करना है, इसके अलावा जो लॉसेस हो रहे हैं ना, उस लॉसेस के लिए काम करना है। लॉसेस कौन सा, स्टैटिक हेड में कोई लॉस होगा, पाइप लॉस तो होगा ना, और वही डायनेमिक हेड वाले पाइप में कोई लॉस होगा। तो ये दोनों लॉस आप जब टोटल समेशन करोगे तो इतना सारा काम किसको करना है, इतना सारा काम जो है पंप को करना है, इतना सारा वर्क डन करना है इतने सारे हेड के लिए। सो दिस मैनोमेट्रिक हेड विल बी द समेशन ऑफ दिस स्टैटिक हेड प्लस डायनेमिक हेड प्लस लॉस ऑफ हेड एट द सक्शन पाइप एंड लॉस ऑफ हेड एट द डिलीवरी पाइप। अगर मैं बोलूँ कि अगर आप चूँकि मैंने वर्क डन कराया नहीं है आपको, तो इसीलिए मैं अगर वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ तो आप ये बोल सकते हो कि वर्क डन का फॉर्मूला VW2 इंटू U2 बाई G होता है। ये आप बुक में भी देख सकते हो, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो मैं अगर बोलूँ कि HM कितना होगा, तो आप ये बोलोगे कि टोटल वर्क डन माइनस लॉस के बराबर होगा, वर्क डन बाई द पंप माइनस जो लॉस है उसके बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्क डन एट पर यूनिट वॉल्यूम माइनस लॉस को कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्या निकल गया, यहाँ पे लॉस का यानी मैनोमेट्रिक हेड का यहाँ पे आपको दूसरा फॉर्मूला निकल गया। अब यहाँ पे क्या है ना, ये सारे फॉर्मूले हम लोगों को वापस से इस्तेमाल में लाने हैं, इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैं इसको यहाँ पे आप नोट डाउन करोगे और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप बात करोगे मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी की, तीन तरह की एफिशिएंसी मुझे पढ़नी है, ओवरऑल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी और मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। तो अगर मैं आपको मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करूँ तो ये मैनोमेट्रिक हेड प्लस हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर टू वाटर, ठीक है। तो मैनोमेट्रिक हेड को मैंने क्या लिखा था, HM, और हेड इम्पार्टेड एट बाय द इम्पेलर टू वाटर, ये क्या होता है, ये वर्क डन के बराबर होता है। ये वर्क डन जो है उसी चीज़ को बताया जा रहा है ना। तो मैंने अभी वर्क डन को बताया, दिस इज VW2 डॉट U बाई G। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको लिख दोगे G इंटू HM डिवाइडेड बाई VW2 इंटू U2, जहाँ पे G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, HM क्या है,
मैनोमेट्रिक हेड। VW2 क्या है? इट इज़ रेडियल वेलोसिटी ऑफ वाटर। U2 क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ टर्बाइन। यहाँ पे टर्बाइन आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको इम्पेलर लिखना है ना, इम्पेलर लिखना है। यहाँ पे टर्बाइन इसलिए लिखा हुआ है ना क्योंकि हम लोग इसका जो डेराइवेशन करते हैं ना वो टर्बाइन में करते हैं। रिएक्शन टर्बाइन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे डेराइवेशन करते हैं। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने बोला वर्क डन कितना है, आपने बोला वर्क डन इतना है, और इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? हेड इम्पार्टेड बाई द इम्पेलर। इम्पेलर इतना हेड इम्पार्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ कि ये HM क्या है, ये HM को भी आपने यहाँ पे फॉर्मुलेट किया था, आप पिछले वाले स्लाइड में देखोगे। HM इज इक्वल टू VW2 माइनस डॉट U2 बाई G। अगर मैं इसमें लॉस नेग्लेक्ट कर दूँ तो आप ये लिख सकते हो HM के जगह, और आप जब ऊपर वाले और नीचे वाले टर्म को कैंसिल आउट करोगे तो मैथमेटिक एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? इट विल बी 1। और इसका मतलब क्या होगा? 100%। इसका मतलब ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये बोलोगे ना कि पाइप में किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है, अगर आप लॉस को कंसिडर नहीं करोगे या आपके लॉस मिनिमम है, तो उस कंडीशन में आपकी एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ओके, और ये जो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी है ना, ये आपको हमेशा 95% तक आपको देखने के लिए मिलता है पंप में। समझ रहे हो? चलिए, मैं अगर आपको आगे की बात करूँ, मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करूँ, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पावर एट द इम्पेलर बाई पावर एट द शाफ्ट। मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करूं तो पावर शाफ्ट जो प्रोवाइड कर रहा है, आपने डायग्राम देखा था ना, एक इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट करवा रहा था, और अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रिक मोटर एक पावर प्रोवाइड कर रहा है तो मैं उसको PS से दिखाता हूं। जनरली आपको जब आप सॉल्व करोगे ना, पंप पे आपको न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो PS की वैल्यू आपको वहाँ पे गिवन होती है ना। तो मैं अगर बोलूँ कि पावर जो सप्लाई हो रहा है और पावर जो इम्पेलर को मिल रहा है, उस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो इम्पेलर को कितना पावर मिल रहा है? वर्क डन बाई इम्पेलर पर सेकेंड। वर्क डन बाई इम्पेलर कितना है? तो वर्क डन बाई इम्पेलर को आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा था ना आपको लास्ट में कि H इज इक्वल टू क्या हो गया था? H इज इक्वल टू हो गया VW2 इंटू U2 बाई G। यही हुआ था H, और H कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस है, हेड है ना, और इसको जब आप वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। तो मैंने क्या लिखा? WV2 इंटू U2 बाई G इंटू 100 डिवाइडेड बाई SP। SP आपको क्या है? SP आपको यहाँ पे पावर एट द शाफ्ट है, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। अगर मैं ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करूँ तो टोटल आउटपुट, यानी कि टोटल क्या आउटपुट मिल रहा है और आप टोटल कितना इनपुट दे रहे हो, उसकी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरऑल एफिशिएंसी बोलते हैं। अगर मैं टोटल इनपुट कितना दे रहा हूँ उसकी बात करूँ तो ये पावर एट द शाफ्ट के बराबर है, और मैं टोटल अगर आउटपुट कितना मुझे मिल रहा है उसकी बात करूँ तो आउटपुट इज इक्वल टू क्या है? वेट, यानी कि फोर्स, और आपके लिए जो हेड मिला है HS, और अगर मैं इसको किलोवाट में लिखने की कोशिश करूँ तो डिवाइडेड बाई 1000। HS नहीं होगा, यहाँ पे HM होगा, क्योंकि आपको टोटल मैनोमेट्रिक हेड कंसिडर करना है ना। और ये जो होता है ये आपको मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इंटू मैकेनिकल एफिशिएंसी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आज के क्लास में इतना ही हम लोगों ने आज डिस्कस किया। हम लोगों ने आज सेंट्रीफ्यूगल पंप पे के बारे में, सबसे पहले हम लोगों ने उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में, इम्पेलर के टाइप के बारे में, केसिंग के टाइप के बारे में, और इसके साथ साथ हम लोगों ने आज डिस्कस किया टोटल डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है इसके लिए। इसके बाद हम लोगों ने एफिशिएंसी और अलग अलग टाइप के हेड के बारे में डिस्कस आज की क्लास में किया। और आज ये जो आपका क्लास था, ये क्लास आज लास्ट क्लास था फ्लूइड मशीन्स का, और इसके बाद हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज काइनेमेटिक्स इज़ समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा अलग हो जाता है। इंपॉर्टेंट तो सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन वो क्या होता है ना, आपके जनरल टॉपिक से थोड़ा अलग हो जाता है, तो इसीलिए मुझे वो सारे डिटेल्स में पढ़ना है आपके काइनेमेटिक्स को। तो मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा स्लो पढ़ाऊँगा आपको, हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को, उसको आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे। और दैट विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ओनली, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वी हैव टू स्टडी बीइंग अ सिविल इंजीनियर इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, जो भी होता है वो सारा कुछ कर दीजिए। और
आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपने अगले चैप्टर के बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।